साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर एकेडमी में। साथियों आज इस 15 मिनट की शो में संपूर्ण केमिस्ट्री के उन बिंदु पर चर्चा करेंगे जिससे संबंधित सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की लाइंस जहां से हूबहू प्रश्न आपके परीक्षा हॉल में मिलता है, चाहे आप 1 to 5 की बात करते हैं, 6 to 8 की बात करते हैं, 9 10 की बात करते हैं या 11 12 की बात करते हैं, उन तमाम वन लाइनर्स पर साथियों चर्चा करेंगे। और आज ये आपका 5वां क्लास है। तो यदि साथियों आप सफल होना चाहते हैं अपने आने वाली परीक्षा में, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी एससीईआरटी की वन लाइनर सीरीज जो है संपूर्ण केमिस्ट्री का, आप इसे डेली देखिए। ये डेली शाम के साथियों 6-7 बजे के आसपास ये अपलोड हो जाती है। और कभी भी जब भी आपको समय मिले, समय निकालकर साथियों ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाइएगा और इस 15 मिनट की केमिस्ट्री की 15 मिनट शो को आप लोग जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगता है तो आप सभी साथियों इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी साथियों सेशन से जुड़ सके और उसे भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। चलिए साथियों लाइन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लाइन आपका कहता है कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में साथियों? तो याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, भौतिक गुण की बात किया जाए तो भौतिक गुण के आधार पर साथियों जो है पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में साथियों विभाजित किया गया है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? तो इसमें एक को साथियों ध्यान रखिएगा आप ठोस कहते हैं, दूसरे को साथियों द्रव कहते हैं और तीसरे को साथियों जो है गैस के नाम से जाना जाता है। यानी ठोस, द्रव और गैस जो है ये पदार्थ की 3 अवस्था है जो भौतिक गुण के आधार पर साथियों जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर साथियों जो है उसे विभाजित किया गया है, उसे साथियों बांटा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कभी कभी आपसे पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पूछता है कि बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है? तो वो साथियों आपका प्लाज्मा होता है जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थ से बिल्कुल अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यदि पदार्थ की चौथी अवस्था की बात किया जाएगा, 4th स्टेज की बात किया जाएगा, उसमें साथियों प्लाज्मा का नाम आता है। फिर देखिएगा बॉक्स में ये लिखा हुआ है पदार्थ की 5वीं अवस्था को वीईसी कहा जाता है। आपको साथियों याद होगा क्लास 10th की एससीईआरटी किताब को देखे होंगे, एससीईआरटी किताब को देखे होंगे और क्लास 10th की एससीईआरटी जो है उसमें ये बॉक्स में आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के खोजकर्ता का फोटो बना हुआ है और ये बॉक्स में लिखा हुआ है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। आप याद रखिएगा साथियों, चूंकि वो बॉक्स वाले सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो ये एससीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और आप इसको याद रखिएगा कि यदि पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात किया जाए आपसे कि बताइए साथियों पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या मिलेगा? साथियों ध्यान रखिएगा पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है उसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कहता है मेंडलीफ के आवर्त नियम के बारे में। साथ याद रखिएगा मेंडलीफ साहब जो है इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था, इनके आवर्त नियम किस पर आधारित था? सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा इनका जो आवर्त सारणी है ये साथियों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर साथियों? तो ये साथियों आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु एटॉमिक मास पर आधारित है। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण हमेशा समान होगा। और याद रखिएगा साथियों वही लाइन लिखा हुआ है कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, पीरियडिक फंक्शन के बराबर होता है। अर्थात मेंडलीफ साहब के द्वारा आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछी जाती है कि आखिर मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था, मेंडलीफ के उस आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो आप साथियों बताइएगा कि मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उनके आवर्त सारणी का आधार जो है वो एटॉमिक मास था, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे साथ उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया और स्पष्ट तौर पे कहा कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। यानी आप इस बात को बिल्कुल साथियों जो है ध्यान रखिएगा। यदि आप मोसले के आवर्त सारणी की बात करते हैं तो याद रखिएगा साथियों ये मोसले साहब जो है इन्होंने जो है एटॉमिक नंबर के आधार पे साथियों इन्होंने जो है परमाणु संख्या के आधार पे
आवर्त सारणी को बनाया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मोसले का आवर्त नियम क्या है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मोसले ने कहा था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाया जाए तो एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है मेरे प्यारे साथियों ये समान होता है। अतः कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मोसले के आवर्त सारणी जो है उसका आधार क्या था, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? मोसले के आवर्त सारणी का आधार साथियों जो है यह आपका परमाणु संख्या था। फिर सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है मोसले को माना जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में साथियों कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का फादर यानी फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है साथियों मोसले को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक की बात किया जाएगा तो साथियों मोसले को माना जाता है। चलते एक एक लाइन को ध्यान रखिएगा साथियों, इस तरह अच्छा लगता है तो आप सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त जुड़ सके। और आपको यह सेशन कैसा लगता है, 15 मिनट की शो आपको कितना फायदा दिलाता है, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम आपके साथियों कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। आप सभी लोग साथियों कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगता है। लगातार साथियों आप यकीन करिए 20 से 25 क्लास इस 15 मिनट की शो का आप देख लेंगे तो संपूर्ण केमिस्ट्री जो है 100% रिवीजन हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है और केमिस्ट्री कभी भी आपके रिजल्ट में बाधा साथियों नहीं बन सकती है। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है मोसले को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल का फादर किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल, याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक का टेबल की बात किया जाता है तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल साथियों जो है इसका फादर जो है यह आपको मोसले को माना जाता है। अगला साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी, भाई याद रखिएगा यदि आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो इस मॉडर्न टेबल में अब तक ज्ञात कुल तत्वों की साथ की बात किया जाए, अब तक ज्ञात कुल तत्वों की बात किया जाए तो याद रखिएगा अब तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या की बात किया जाए तो कुल तत्वों की संख्या साथियों जो है वो आपका 118 है। फिर यदि बात करता है वर्ग के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या कितनी है तो 18 है। फिर बात करता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल कितनी संख्या है तो 7 है। यानी इस 18 वर्ग और 7 आवर्त में अब तक जितने भी तत्वों को ज्ञात किया गया है उन तमाम तत्वों को साथियों व्यवस्थित किया गया है, एडजस्ट किया गया है और भविष्य में खोजे गए तत्वों को व्यवस्थित करने का भी भरपूर जगह छोड़ दिया गया है। यही आपको मोसले के आवर्त सारणी का विशेषता है क्योंकि आवर्त 7 जो है वह 32 तत्वों के साथ अधूरा है। यदि भविष्य में भी तत्व का खोज होगा तो वह मोसले के आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला बर्फ के दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, याद रखिएगा साथियों बर्फ पर यदि आप दबाव को बढ़ाते हैं तो इससे उसका गलनांक जो है घट जाता है, अर्थात बर्फ पर दबाव के बढ़ाने से वो देर से गलता है यानी उसका गलनांक साथियों घट जाता है। एक धातु और एक धातु अधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। आपको रासायनिक बंधन चैप्टर में साथियों एससीईआरटी में देखिएगा स्पष्ट ये लाइन लिखी हुई है कि धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंधन को इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहा जाता है, वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। और मेरे दोस्त याद रखिएगा वैद्युत संयोजक बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है स्थानांतरण से बनता है, इस बात को याद रखिएगा। वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉन को चेंज करने से डिस्प्लेस करने से बनता है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने से और अधातु के इलेक्ट्रॉन गेन करने से जिस बंधन का निर्माण होता है मेरे दोस्त उसी बंधन को जो है आपको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अतः वैद्युत संयोजक बंधन जो है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। जैसे सपोज करिए साथियों सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए सोडियम क्लोराइड बंधन जो है ये किसके फलस्वरूप बना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड साथियों जो है वैद्युत संयोजक बंधन के फलस्वरूप बना है। फिर बात करता है आपसे सबसे अधिक मजबूत बंधन कौन सा होता है, तो वैद्युत संयोजक बंधन या फिर साथियों जो है आयनिक बंधन होता है।
सबसे मजबूत बंधन की बात किया जाएगा। साथियों रासायनिक बंधन मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार का होता है, वैद्युत संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन और उपसह संयोजक बंधन। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, सबसे अधिक मजबूत की बात किया जाएगा तो वैद्युत संयोजक बंधन सबसे अधिक मजबूत बंधन होता है और उपसह संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, सह संयोजक बंधन उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कमजोर होता है और उपसह संयोजक बंधन साथियों जो है सबसे ज्यादा कमजोर बंधन होता है। इस बात को मेरे दोस्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला कहता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होगा? उच्च होगा। साथ ही इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोला गया तो इसे हिंदी में कहा जाता है वैद्युत संयोजक बंधन। साथियों ये वैद्युत संयोजक बंधन जो है, ये वैद्युत संयोजक बंधन का यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होता है, ये काफी उच्च होता है। इस बात को मेरे दोस्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई बार साथियों प्रश्न पूछा गया है किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा मेरे दोस्त? कि आपका वैद्युत संयोजक बंधन का द्रव्यमानक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात किया जाएगा, उपसह संयोजक बंधन की बात किया जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है, काफी निम्न होता है। क्लियर? वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक को क्या कहा? जल में क्या होता है? जो वैद्युत संयोजक बंधन का यौगिक होता है वह जल में आसानी से घुल जाता है, यानी साथियों वह जल में घुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है। इस बात को याद रखिएगा, वो साथियों जल में घुलनशील होता है, लेकिन यदि कार्बनिक यौगिक की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है, कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है। इस बात को याद रखिएगा, अघुलनशील होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है। साथियों वैद्युत संयोजक यौगिक की बात किया जाएगा, यदि वो एक्वस फॉर्म में है, यदि वो जलीय रूप में है तो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन जब वो ठोस अवस्था में रहता है तो विद्युत का कुचालक होता है। याद रख, सुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कुचालक का मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो याद रखिएगा वैद्युत संयोजक यौगिक जो होगा वो जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक और ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त में ऑक्सीजन के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है और उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे साथियों जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से दम घुटन होने लगता है और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इस बात को मेरे दोस्त याद रखिएगा। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाएगा तो यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और उससे साथियों व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अगला कहता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या कहलाता है। और याद रखिएगा परमाणु संख्या साथियों जो है इसको जेड से सूचित किया जाता है। किससे भाई? परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। अतः परमाणु के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या रहता है वही प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु संख्या कहलाता है। अतः यहां पर एक फॉर्मूला होता है जेड बराबर पी बराबर ई। यदि आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीका से हो रहा है मेरे दोस्त तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार साथियों शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आखिर साथियों जो है ये सेशन कैसा लगा। और जो चीज सीखते हैं एक्स्ट्रा वह भी साथियों आप कमेंट करके जवाब जरूर दिया कीजिए, उससे चीजें आपको याद हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका एग्जाम आपके लिए बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा परमाणु के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है जिसे जेड से सूचित किया जाता है। अतः जेड बराबर पी बराबर ई, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला कहता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है इसे साथियों एटॉमिक मास कहा जाता है, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। अतः ए बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस एन, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को एटॉमिक मास कहा जाता है। साथियों परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या रहता है, जितना न्यूट्रॉन की संख्या रहता है, उसके योग को ही एटॉमिक मास कहा जाता है। उसके योग को ही साथियों जो है परमाणु द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। इसलिए साथियों ए बराबर क्या हो जाएगा? तो P प्लस एन हो जाएगा। याद रखिएगा किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है
यह आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, उसे साथियों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई भी एनीबॉडी एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होगा, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और याद रखिएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देना है छोर और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को देना है जोर, तो कहलाएगा कोर। यदि कोर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो याद रखना मेरे दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उन तमाम इलेक्ट्रॉन के योग को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसको टेक्निक से याद रखिएगा, बाहर वाले को देना है छोर और अंदर वाले को देना है जोर, तो कहलाएगा कोर। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको साथियों याद हुआ या नहीं हुआ। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग साथियों जो है नीला क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के संपर्क में आकर क्या करता है, आ जाता है, अतः इसके कारण से वो जो है आपको नीले कलर का हो जाता है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना और फैलना जो है कैसा परिवर्तन है? याद रखिएगा साथियों, मोम के जमने और पिघलने की बात करेगा, मांसपेशी के दबने और फूलने की बात करेगा, स्प्रिंग के सिकुड़ने और फैलने की बात करेगा, रबर के सिकुड़ने और फैलने की बात करेगा। तो इस परिवर्तन को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इस परिवर्तन को फिर से आप ला सकते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन को साथियों जो है फिजिकल चेंज कहा जाता है, साथियों भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। साथियों चलिए आज 15 मिनट की शो में हम यही से आपका समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात साथियों अगले क्लास में होगी और इस 15 मिनट की शो में आपके साथ मिलेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू का डिस्कशन साथियों जो हम लिया करते थे सुबह में 11:15 बजे से 12:15 बजे, अब वो डेली चलता है शाम के 5 बजे। याद रखिएगा साथियों, हमारी जो सेशन अब लाइव चलती है वो शाम के 5 बजे। कितने बजे मेरे दोस्त? याद रखिएगा, अब द ऑफिसर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब पे हम लाइव आते हैं एमसीक्यू के डिस्कशन के साथ शाम के 5 बजे से 6 बजे। तो आप सभी लोग यदि आप उस लाइव सेशन में आना चाहते हैं, आप एमसीक्यू को डिस्कस करना चाहते हैं, रिजल्ट मेकर सीरीज में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप आइएगा संध्या शाम के 5 बजे से 6 बजे। हम आपसे डेली मुलाकात करेंगे संध्या 5 बजे से 6 बजे उस एमसीक्यू डिस्कशन में। चलिए साथियों आज की सेवा रोकते हैं, फिर मुलाकात अगली क्लास में होगी और सेवा को जारी रखेंगे। साथियों हजारों हजार की संख्या में द ऑफिसर का रिजल्ट दिया है और आप भी रिजल्ट देना चाहते हैं तो इस सीरीज में आप लोग शामिल जरूर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।